स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन को पढ़ रहे थे हम, यानी कि नाभिकीय विखंडन और संलयन को पढ़ रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और एक स्टेबिलिटी कंडीशन आती है, आई थिंक वो पेपर में आई हुई है, हम वो करेंगे उसके बाद। तो अभी करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नहीं फिशन। इसको फिजन भी बोला जाता है या फिशन भी बोला जाता है। वैसे फिशन बोला जाता है और इसको हिंदी में बोला जाता है नाभिकीय विखंडन। नाम से क्लियर है कि नाभिक टूटेंगे। विखंडन, ठीक है, मैंने सिर्फ विखंडन लिख दिया। देखो नाभिकीय विखंडन होता क्या चीज है, सबसे पहले तो अपने को वो देखना है। और कौन से नाभिक टूटते हैं और कौन से जुड़ते हैं ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व एक बहुत अच्छा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स देते हैं कि कौन से न्यूक्लियस ऐसे होंगे जिनको टूटना पड़ेगा स्टेबिलिटी लेने के लिए, और कौन से न्यूक्लियर ऐसे होंगे जिनको जुड़ना पड़ेगा स्टेबिलिटी लेने के लिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व से। अगर ये बी बार यानी कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी या पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर के अंदर अगर हम कर्व प्लॉट करते हैं तो अपने को कर्व मिला था कुछ ऐसा। फिर उसके बाद उसकी वैल्यू इस तरीके से कांस्टेंट जाने लग जाती है, जहाँ पे Fe की मैक्सिमम होती है। और इनकी क्या होती है, जैसे हीलियम, लिथियम, कार्बन, इन सब में जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। यही बोला था ना, जैसे कि हीलियम एग्जाम्पल है तो He2 4 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, कार्बन C6 12 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन O8 16 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन, मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऐसे न्यूक्लियाई क्या होंगे, अपने नेबरिंग या एडजेसेंट न्यूक्लियाई से स्टेबल होंगे, अपने पड़ोसी नाभिकों की तुलना में स्थायी होंगे। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी कर्व में इनके लिए पीक्स मिली थी। पीक्स यानी कि बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आना अपने नेबरिंग किसी अदर न्यूक्लियाई, अपने पड़ोसी नाभिकों की कंपैरिजन में, ठीक है। फिर उसके अंदर हमने क्या देखा था, Fe जो है यूनिवर्स के अंदर मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है, जिसकी कंपाउंड नहीं एलिमेंट है, जिसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फिर जैसे जैसे नीचे आते हैं तो यूरेनियम देखते हैं। यूरेनियम जो होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी आती है, यूरेनियम 92 की 235 की 7.6 आती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कर्व से देखें तो कर्व नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, मींस मास नंबर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पहले की कंपैरिजन में घटती जा रही है, बाइंडिंग एनर्जी घट रही है। इसका मतलब क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी किसी एलिमेंट की ज्यादा मतलब वो ज्यादा स्टेबल, और किसी एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी कम मतलब वो कम स्टेबल। कम स्टेबल कंपाउंड्स क्या करेंगे, ऑब्वियस है अगर किसी एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी कम है मींस उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो हर एक एलिमेंट यूनिवर्स में हर एक चीज स्टेबिलिटी को मतलब गेन करना चाहती है, हर एक चीज स्टेबल होना चाहती है। इसीलिए नाभिक टूटते भी हैं और जुड़ते भी हैं। और कई न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जो अपनी बाइंडिंग एनर्जी को स्टेबल करने के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह बिहेव करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो लगातार अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को रिलीज करते रहते हैं ताकि वो एक न्यूक्लियाई टूटता जाए, ठीक है। और ऐसे न्यूक्लियाई कई सालों के बाद, कई हजारों करोड़ों सालों के बाद खत्म भी हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन क्यों होता है, तो ऐसे एलिमेंट क्या होते हैं, यहाँ पे एक बड़ा एलिमेंट, बड़ा नाभिक जो होगा, ये अगर बड़ा नाभिक है तो वो टूटेगा और दो छोटे नाभिक में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, अब जुड़ तो सकता नहीं। 92 प्रोटॉन्स ऑलरेडी है, जिसके कारण इसके अंदर रिपल्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर और प्रोटॉन डाल लेगा तो रिपल्शन और बढ़ेगा, रिपल्शन जितना ज्यादा बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा खत्म होती जाएगी। तो हमें स्टेबिलिटी तो खत्म करनी ही नहीं है। एलिमेंट्स या न्यूक्लियाई जितने भी है वो तो स्टेबल होना चाहते हैं, इसीलिए ये टूटते हैं। और ये नाभिक ऑलरेडी छोटे छोटे हैं, अब ये और टूट जाएंगे तो फिर इनके अंदर बचेगा ही क्या। अगर टूट जाते हैं, मान लो वो हाइड्रोजन के जैसे हो जाते हैं, H1 की तरह हो जाते हैं, प्रोटियम की तरह हो जाते हैं, जिसके अंदर एक ही प्रोटॉन है, तो अब एक प्रोटॉन को अलग करने के लिए कोई एनर्जी चाहिए क्या, कोई एनर्जी नहीं चाहिए। सिंगल प्रोटॉन पड़ा तो फिर तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो मैंने आपको बताई भी थी H1 के लिए। तो इस केस में अब ये टूट तो सकते नहीं, ऑलरेडी इतने छोटे हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, जुड़ते हैं, एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं। इसीलिए नाभिक टूटते हैं और नाभिक जुड़ते हैं। देखो जो नाभिकीय संलयन है या फ्यूजन है वो हम करेंगे, लेकिन विखंडन के बाद करेंगे। जब तक फिशन यानी विखंडन का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम जुड़ना करेंगे। नाभिक जुड़ते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल सन है, मून है।
स्टार्स हैं, आज तक वो चमकते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके अंदर का रीजन क्या है, उनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस चलती आ रही है। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन किसके अंदर होती है, सन, मून, स्टार, गैलेक्सीज जितने भी है, ठीक है। मतलब चंद्रमा चमक रहा है, सूरज चमक रहा है, करोड़ों सालों से चमकता आ रहा है और आगे पता नहीं कितने करोड़ों सालों तक चमकेगा। उसका रीजन ये है कि उसके अंदर लगातार नाभिकीय सल्ले नभिकीराएं जलती जा रही है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स देखते हैं, आपने बॉम्ब बनाते हुए देखते हैं, टीवीज में भी देखा होगा, वो बॉम्ब मुंह से उसका वो प्लग पिन से खींच के उसको फेंकते हैं तो बॉम्ब फट जाता है। तो वो बॉम्ब भी अपने सिलेबस में है। और काफ़ी सारे मतलब यूरेनियम से जो भी आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आते हैं, आपने हिरोशिमा नागासाकी का एग्जाम्पल देखा था, इसके अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, एटॉमिक बॉम्ब फेंके थे, जिसका रिजल्ट आज तक देखा जा रहा है। क्योंकि एटॉमिक ब्लास्ट से क्या होता है कि काफ़ी सारी रेडिएशंस रिलीज होते हैं और वो रिलीज रेडिएशंस के कारण ही उसके इफेक्ट देखे जाते हैं। तो बॉम्ब इसका एग्जांपल है फिशन का, टूटने का, और सन, मून, गैलेक्सी, स्टार, ये सब एग्जांपल है फ्यूजन का यानी जुड़ने का। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। तो अभी अपने फिशन करते हैं। तो इसके लिए देखो, आप सोचोगे अपने सिर्फ यूरेनियम 235 का क्यों पढ़ते हैं, तो उसका एक रीजन है, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए थे, बहुत सारे एलिमेंट्स पे हुए थे। हर एक एलिमेंट से बॉम्ब बनाने की ट्राई की जाती थी जो हैवियर न्यूक्लियाई हो। हैवियर न्यूक्लियाई मतलब जिनका मास नंबर ज्यादा हो, जैसे जिनका मास नंबर ज्यादा है वो वाले नाभिक हैवी न्यूक्लियाई होंगे ना। तो हैवियर न्यूक्लियाई के लिए मास नंबर ज्यादा होता है, और मास नंबर ज्यादा हो तो ऐसे न्यूक्लियाई अपने को पता वो टूटेंगे, और टूटने पे एनर्जी रिलीज होती है। इसका कॉन्सेप्ट हमें तभी पता चल गया था जब अपने मास ऑफ न्यूक्लियर निकाला, जब अपने नाभिक का मास निकाला तो अपने को पता चला कि उसके अंदर टोटल न्यूक्लियॉन्स जितने थे, जितने उसके अंदर जेड अगर प्रोटॉन्स हैं और a- जेड न्यूट्रॉन्स है, तो इन दोनों का मास अगर मैं निकाल दूं और जोड़ दूं तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियाई आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ मास के अंदर कमी होती है, और वो मास के अंदर कमी क्या कहलाती है, मास डिफेक्ट कहलाती है। और जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया इन चीजों को कि अगर मास डिफेक्ट जितना मास के अंदर डिफेक्ट हुआ था, अगर उतनी ही एनर्जी हम न्यूक्लियस को बाहर से दे दें, तो अपने अच्छे से कॉन्सेप्ट जानते हैं वो बाइंडिंग एनर्जी, तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियॉन्स को वापस से न्यूट्रॉन और वापस से प्रोटॉन्स के अंदर नाभिक को तोड़ने का काम कर सकती है। बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्विवेलेंट एनर्जी होती है, जितना मास के अंदर कमी आई है, अगर उतनी ही एनर्जी हम दे दें तो हमें क्या मिलेगी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग हो जाएंगे, न्यूक्लियॉन्स अलग अलग हो जाएंगे। मींस नाभिक के अंदर से नाभिक के अंदर से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम बाहर निकाल पाएंगे। देखो मास की जितनी एनर्जी, इसलिए क्योंकि रिलेटिविटी थ्योरी बहुत बड़ी है, आइंस्टीन ने बहुत मतलब एक इंपॉर्टेंट सी बात बताई थी, E इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर, जिससे अपने को ये पता चला था कि मास एंड एनर्जी बोथ आर कन्वर्टेबल, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो लकड़ी जला लो, अगर आपने मान लो इतना बड़ा पीस लकड़ी का जलाया, तो जब लकड़ी जितनी जल जाएगी वो खत्म हो जाएगी, लेकिन अपने को पता है मास उसका जरूर रिड्यूस होगा, लेकिन उस रिड्यूस्ड मास के कारण जितना मास रिड्यूस हुआ उतनी हमें एनर्जी भी तो मिली है, हीट वेव्स भी तो मिली है। और अगर देखा जाए कि मास एनर्जी बोथ आर कन्वर्टेबल, तो यहाँ से भी देखा जा रहा है जितना मास का लॉस होगा, अगर उतनी एनर्जी दे दे तो न्यूक्लियॉन्स अलग हो जाएंगे। तो ये आइंस्टीन की थ्योरी के बेस पे ये सब बातें हुई थी। तो अभी अपने प्योर टॉपिक के ऊपर आते हैं, वो है न्यूक्लियर फिशन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन करते हैं। तो देखो यूरेनियम जो होता है ना, यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है यूरेनियम 92 234, दूसरा होता है यूरेनियम 92 235, और तीसरा होता है यूरेनियम 92 238, ठीक है। 3 समस्थानिक होते हैं। इसका हम यूज कर नहीं पाते क्योंकि यूनिवर्स में 0.000 मतलब बहुत कम अमाउंट पे, ठीक है, मात्रा इसकी बहुत कम है, इतनी कम मात्रा है कि इसको न्यूक्लियर रिएक्शन में, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक न्यूक्लियाई यूरेनियम उठाया उससे रिएक्शन करवा दी बॉम्ब बन गया, ऐसा नहीं होता। हमें काफी सारी अमाउंट लेनी पड़ती है, जैसे अगर मतलब कोई किलो की अमाउंट या फिर ग्राम्स में लेना पड़ता है, और ये तो ऑलरेडी इतना ज्यादा कम है, अगर इसको यूज करते रहेंगे बॉम्ब बनाने में तो ये तो खत्म हो जाएगा ना इस यूनिवर्स पे, इसीलिए इसको यूज करते रहिए, ये मिलता ही बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि इसकी क्या है, मात्रा बहुत कम है इस पूरी यूनिवर्स में। इसको हम यूज कर सकते हैं, इसकी क्वांटिटी भी हमारे पास सफिशिएंट है, मैं क्वांटिटी को क्यों लिख रही हूँ, ठीक है, इसकी भी क्वांटिटी सफिशिएंट है, लेकिन इसको यूज ना करके हम इसको यूज करते हैं, इसका एक रीजन होता है, ठीक है। इसका रीजन ये है कि जब इन दोनों की क्वांटिटी तो ठीक थी हमारे पास कि हम बॉम्ब बनाने के लिए इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते थे, लेकिन जब बॉम्ब बनाने के लिए देखो जरूरी ये होता है
कि जैसे कोई भी हैवी न्यूक्लियाई है या इसकी मेन रिएक्शन होती है कि न्यूट्रॉन्स या ऐसे होता है। देखो फिजन क्या होता है, हैवी न्यूक्लियाई क्या होता है यानी कि भारी नाभिक, और हैवी न्यूक्लियाई कैसे जिसका मास नंबर क्या हो ज्यादा। यूरेनियम का मास नंबर आपको देख ही लिया 235, कितना ज्यादा मास नंबर है, 235 न्यूक्लियन उसके अंदर पड़े हैं। तो हैवियर न्यूक्लियाई का क्या, लाइटर न्यूक्लियाई में टूटना। फिजन की मैं फिशन बोलूंगी, ठीक है, बार बार फिजन बोल देती हूँ। फिशन मतलब है यानी क्या, नाभिकीय विखंडन बोल देते हैं, ठीक है। नाभिकीय विखंडन का मतलब ये होता है कि किसी हैवियर न्यूक्लियाई का लाइटर न्यूक्लियाई में टूटना, और ऐसे यानी भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को तो बोलते हैं विखंडन। और ऐसे टूटते हैं कि जितना मास नंबर और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस हैवियर न्यूक्लियाई में होते हैं ना, उतने ही मास नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस लाइटर न्यूक्लियाई में भी होंगे। मतलब उतने ही न्यूक्लियॉन्स इन लाइटर न्यूक्लियॉन्स में टोटल होंगे जितने उस एक में थे, ठीक है। अब कैसे, जैसे यूरेनियम का एग्जांपल लेते हैं। यूरेनियम जो 235 है, यूरेनियम 92 235, इसके ऊपर हम एक न्यूट्रॉन को इंसिडेंट कराते हैं। न्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन्स कुछ नहीं होते, न्यूट्रॉन्स ही होते हैं, मतलब 0 and 1 से शो कर दिया, ठीक है। मैंने एक न्यूट्रॉन को इंसिडेंट करवाया तो यूरेनियम क्या करेगा, इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा। तो यूरेनियम 92 235 की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में तो कोई चेंज नहीं किए, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदले, जिसके कारण टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बदल जाएंगे, है ना। अब ये अस्टेबल कंपाउंड होता है जिसके ऊपर मैं लगा रही हूँ स्टार, मतलब ये आगे टूटेगा। ये टूटता है बेरियम 56 प्लस क्रिप्टॉन 36 प्लस 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं प्लस कुछ एनर्जी मिलती है। यही एनर्जी हम आगे यूज करते हैं बॉम्ब ब्लास्ट में, यानी बॉम्ब बनाने में, या जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं वो इसी एनर्जी के कारण होते हैं। देखो जरूरी नहीं है, देखो इसके अंदर पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखते हैं, 141 और 92 होते हैं। देखो रिएक्शन पहले बैलेंस करके देखो, 56 और 36 कितने हो गए, 92 प्रोटॉन्स हो गए। क्या मैंने जो कंपाउंड लिए थे या जो मैंने रिएक्टेंट्स लिए हैं, अभिकारक लिए हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं एक तरीके से, उसके अंदर भी 92 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही है, क्या सेम है। उसके बाद देखो न्यूट्रॉन्स, देखो यहाँ पे 142, यहाँ पे आए 92 और 3 न्यूट्रॉन, यानी कि 3 न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन पे चार्ज 3, तो जोड़ो टोटल बनते हैं क्या 236 ही बने। और जो मैंने कंपाउंड लिया था उसके अंदर भी 236 ही है क्या, तो मतलब एक हैवियर न्यूक्लियाई किसी मतलब एलिमेंट के या किसी पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करके या पार्टिकल उसके ऊपर स्ट्राइक करवा के उसको छोटे छोटे न्यूक्लियाई में तोड़ा जाता है। ऐसे न्यूक्लियाई में तोड़ा जाता है जिनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो, इसकी कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा हो। और अगर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी निकाले ना, तो जो यूरेनियम है, डी बार ऑफ यूरेनियम लिख लो, उसकी तो आती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, लेकिन इन दोनों की, बेरियम और क्रिप्टॉन की आती है 8 पॉइंट समथिंग आती है। कितनी आती है एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं है, 8.6 आती है मे बी, शायद तक 8.6 आती है, बट मुझे अभी क्लियर इसके बारे में नहीं ध्यान आ रहा कितनी आती है। 8.5 आती है। तो मतलब क्या है, जो हमारा काम करना था स्टेबिलिटी वाला वो तो हमें मिल गया, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कुछ ज्यादा आती है। अब देखो देखने वाली बात ये है कि मैंने इस रिएक्शन के अंदर यूज क्या किया, न्यूट्रॉन का किया। तो न्यूट्रॉन के अलावा तो और भी पार्टिकल्स हमारे पास एग्जिस्टेंस में थे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी थे, प्रोटॉन्स भी थे, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन ही क्यों किया, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन यूज क्यों नहीं किए, या यूरेनियम 238 यूज क्यों नहीं किया। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे कि यूरेनियम 235 ही बॉम्ब ब्लास्ट करवाने के लिए क्यों यूज किया गया। सबसे पहले तो ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। और जब तक हम फिजन पढ़ते रहेंगे, नाभिकीय विखंडन पढ़ते रहेंगे, तब तक इस रिएक्शन को आप पता नहीं कितनी बार लिखते रहोगे, ठीक है। और एक चीज और, यूरेनियम 92 का जब विखंडन होता है तो हमारे पास यूरेनियम 92 236 बनता है, ये न्यूट्रॉन से है। रीजन मैं आपको जस्ट अभी बताऊंगी इस रिएक्शन के बाद कि न्यूट्रॉन ही क्यों लिए, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन क्यों नहीं लिए। पेपर में हो सकता है आ भी जाए, बाकी इतने चांसेस नहीं है ये क्वेश्चन पूछने का, तो वो अपने देखते हैं। 236 हो गए, तो एक टूटा, वो एक तो मैंने आपको दिखाई दिया बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर, प्लस आपको मिले 3 न्यूट्रॉन प्लस कुछ एनर्जी, वो एनर्जी होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट। ये कैसे आते हैं ये भी बताऊंगी। जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे, पेशेंस के साथ अगर काम करेंगे तो सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। 235
प्लस न्यूट्रॉन का करवाया, तो हमारे पास Sp प्लस Nb प्लस 2 न्यूट्रॉन्स प्लस कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकल सकती है। और सिमिलरली अगर मैं यूरेनियम 92 235 का करवाऊं प्लस न्यूट्रॉन उसके ऊपर स्ट्राइक करवाऊं यूरेनियम के ऊपर, तो यूरेनियम 92 236, तो हमारे पास जिनोन प्लस आई थिंक Sr या Sn स्ट्रोंशियम बनता है, Sr प्लस यहाँ पे 4 न्यूट्रॉन्स बनते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स। ये रिएक्शंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है दोनों वाली। हाँ, ये इसलिए मैंने आपको लिख के दिया है कि आप अपनी बुक में लिख लो या नोटबुक में लिख लो जहाँ पे आप नोट्स बनाते हो, कि जरूरी नहीं है कि यूरेनियम के टूटने से बेरियम और क्रिप्टॉन भी बने, Sp और Np मतलब नियोबिडम और आई थिंक इसको एंटीमनी बोलते हैं, वो भी बन सकता है, जिनोन और स्ट्रोंशियम भी बन सकता है, और एनर्जी तो सबकी केस में रिलीज होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप याद करना। अभी मैं आपको वो रीजन बताती हूँ कि यूरेनियम 238 क्यों नहीं यूज किया, 235 ही क्यों यूज किया। देखो 234 का तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर है कि वो प्रेजेंट, उसकी मात्रा ही बहुत कम पड़ी है। इतनी कम मात्रा वाले यूरेनियम को हम वैसे भी यूज नहीं कर सकते बॉम्ब बनाने के लिए, तो कितने बॉम्ब बनेंगे, ज्यादा नहीं बन पाएंगे, इसीलिए इन दोनों का यूज किया जाता है। ठीक है, और इनको यूरेनियम 234 को इकट्ठा करना भी मुश्किल है क्योंकि वो है ही बहुत कम क्वांटिटी में, तो कहाँ से लेके आएंगे एक बॉम्ब बनाने के लिए, कितना मतलब तकलीफ होगी क्योंकि उसकी अमाउंट कम है। ठीक है, तो यूरेनियम 235 और 238 में से देखते हैं। देखो टूटेंगे तो दोनों ही न्यूट्रॉन से। सबसे पहले तो वो चीज क्लियर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को यूज क्यों नहीं किया और प्रोटॉन को यूज क्यों नहीं किया या न्यूट्रॉन्स का यूज क्यों किया। देखो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए थे, हर एक एलिमेंट के साथ करके देखा गया था। जब इलेक्ट्रॉन का किया ना, तो अपने को पता चला कि इलेक्ट्रॉन का मास कैसा होता है, कम होता है, 9.1 × 10⁻27 kg होता है। अगर आप ऊपर से देखो तो 10 की पावर -27 kg, कितना कम मास हुआ, मास बहुत कम। अब इतनी सी मास वाली कोई चीज इतने बड़े यूरेनियम को क्या कभी तोड़ पाएगी, क्या कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को यूज करना या यूज नहीं कर रहे हैं रिएक्शंस में, उसका रीजन एक ये है कि इलेक्ट्रॉन का मास कम है। मास कम होने के लिए ये हाई मास नंबर वाले न्यूक्लियाइज को कभी भी तोड़ ही नहीं पाता। ठीक है, अब हैवी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या हैवी मास वाले न्यूक्लियाई टूटेंगे, कम मास वाले तो ऑब्वियसली वो जुड़ ही जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यूज करना पॉसिबल ही नहीं रहा। फिर आया प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पे मुझे पता है चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, यूरेनियम 92 पे कितने हैं, 92 प्रोटॉन्स पड़े हैं। मतलब एक प्रोटॉन अगर मैं स्ट्राइक करवाऊं तो 92 प्रोटॉन्स ऑलरेडी पड़े हैं। तो ये 92 प्रोटॉन, ये यूरेनियम, उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस, ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अंदर 92 पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं, 92 प्रोटॉन्स पड़े हैं। ठीक है, अब क्या वो एक प्रोटॉन को अपने पास आने देंगे, क्या वो तो दूर से ही इसको रिपल कर देंगे, प्रतिकर्षण होने लग जाएगा। अब ये रिपल्शन के कारण उस यूरेनियम के पास ही नहीं जा पाता। अगर पास ही नहीं जाएगा तो स्ट्राइक नहीं करेगा तो टूटेगा कैसे, बात खत्म हो जाती है। फिर आती है न्यूट्रॉन्स पे। फिर न्यूट्रॉन्स देखे गए N01, मतलब पार्टिकल कैसे हैं, उदासीन है, न्यूट्रल पार्टिकल्स है, कोई चार्ज नहीं है। मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट हो सकता कि इसका मास कम है, चार्जलेस क्वांटिटी है, ना ही प्रोटॉन वाला यानी रिपल्शन भी नहीं हो सकता। इसीलिए न्यूट्रॉन से जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया यूरेनियम 92 का या हैवियर न्यूक्लियाई को तोड़ने का, तो वो टूट गया। ठीक है, अब बात आई कि न्यूट्रॉन से जब टूट ही सकता था तो फिर 238 क्यों नहीं यूज कर रहे, सिर्फ 235 क्यों यूज कर रहे हैं। तो उसका रीजन है यहाँ पे, उसका रीजन आएगा यहाँ पे। देखो यूरेनियम जो होता है 235 जो है 92 235, इसके लिए हमें थर्मल न्यूट्रॉन्स की जरूरत होती है। थर्मल न्यूट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, जिन न्यूट्रॉन्स की एनर्जी क्या हो, लेस एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स। ठीक है, लेस एनर्जी कोई यूज करे। तो यूरेनियम 92 को टूट गया था, प्रैक्टिकली देखिएगा ये चीजें, मैं अपने मर्जी से नहीं बता रही हूँ। और जो यूरेनियम 238 है, इसको तोड़ने के लिए भी न्यूट्रॉन्स का यूज किया गया क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, वो तो यूज ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो 238 था, इसको तोड़ने के लिए जब
जैसे भी न्यूट्रॉन पड़े उसको स्ट्राइक करवा दो, खत्म कर देगा, यूरेनियम को तोड़ देगा, विखंडन पूरा हो जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ पे अगर जितनी जैसे किसी रिएक्शन से न्यूट्रॉन बाहर निकले उनको अगर यूज करे थे तो ये यूरेनियम 238 को तोड़ ही नहीं पा रहा था। तो मतलब क्या हुआ, इसको क्या हुआ, थर्मल न्यूट्रॉन्स नहीं हाई एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स की जरूरत थी। हाई एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स में कितने, 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले न्यूट्रॉन्स को। अब 238 यूज ना करने का एक रीजन ये था कि पहले न्यूट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ाना ही अपने आप में एक मुश्किल काम है, क्योंकि आपने इतने एक्सीलरेटर देखे, तो कितने सारे एक्सीलरेटर्स में हमारे पास मतलब चार्ज पार्टिकल तो एक्सीलरेट हम कर पा रहे थे इजीली, लेकिन अनचार्ज पार्टिकल के लिए क्या थे, क्या एक दो ही थे। तो यूरेनियम 238 का यूज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसके लिए हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स की जरूरत होती है, और इतनी हाई एनर्जी पहले न्यूट्रॉन्स को प्रोवाइड करवाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो अगर इनको यूज करना पड़ेगा तो ऐसे एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स चाहिए, और जो कि एक तरीके से देखा जाए जब एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया तो देखा गया कि ये न्यूट्रॉन्स को यूज करना ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी बढ़ानी मुश्किल थी। इसीलिए लेस एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स वाले कॉन्सेप्ट को सही माना गया, क्योंकि अमाउंट ऑफ जितनी एनर्जी बॉम्ब बनाने के लिए चाहिए उतनी एनर्जी 238 भी दे रहा था, 235 भी दे रहा था। तो अगर हमें कम काम करके उतनी एनर्जी मिल रही है तो क्यों ना कम काम किया जाए, इसीलिए 235 आपके लिए जितने भी आप थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शंस देखोगे, नाभिकीय विखंडन देखोगे, सब में 235 यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बात, ये रिएक्शन आपको ये तो हर हालत में याद होनी चाहिए। ठीक है, ये दो चाहे आप छोड़ दो, ये दो इसलिए मैंने आपको बताई कि जरूरी नहीं कि सिर्फ बेरियम और क्रिप्टॉन ही बने, मतलब एसपी और एनबी, ज़ीनॉन और स्ट्रोंशियम भी बन सकते हैं, मतलब कुछ भी बने, हीट हर केस में रिलीज होगी। अब एक चीज और होती है, देखो कोई अपने केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कार्बन प्लस 2H2 जुड़े, ठीक है, बना क्या, मीथेन CH4। तो अगर ये हम मान लो 10 ग्राम लेते हैं इन दोनों की क्वांटिटी को, तो रिजल्ट जो मिलेगा यानी जो प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट का जो मास है प्लस जो प्रोडक्ट मिल रहा है उन दोनों का मास सेम होता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इतने सारे प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और इतने सारे न्यूट्रॉन्स छोटे से स्पेस में जब बांधते हैं ना, उस केस में कुछ ना कुछ मास का लॉस हो ही जाता है। ये चीज मैं आपको मास डिफेक्ट में बता चुकी हूँ। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जब यूरेनियम 92 235 को के ऊपर एक न्यूट्रॉन का, कैसे न्यूट्रॉन का, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन या थर्मल न्यूट्रॉन्स को जब आप रिएक्ट करवाते हो तो यूरेनियम 92 236 आया। मैं जब भी न्यूट्रॉन बोलूंगी ना यहाँ पे तो मैं यही बोलूंगी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी कैसी है, कम है, तो इनको मैं या तो लेस एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स बोल सकती हूँ या स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बोलूँ, एक ही बात आएगी। तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस Q अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। जब मैं हीट निकालती हूँ कि वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे होती है। ठीक है, ये आपके पेपर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की डेफिनेशंस आ सकते हैं आपके पास, उस केस में आपको ये रिएक्शंस लिखनी भी पड़ेंगी साथ में। और एक चीज और, आप न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए यानी विखंडन के लिए आप अगर एक ब्लॉक डायग्राम बनाओ तो वो भी बना सकते हो। जैसे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हो क्या रहा है इसके अंदर, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स थे, उन्होंने क्या रिएक्शन किया, यूरेनियम 92 235 है 238, ऑब्वियस है 38 नहीं ले सकते क्योंकि उनके लिए फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है लेना। पॉसिबल है लेकिन प्रोसेस बहुत खिंच जाती है, इसीलिए नहीं किया जाता, क्योंकि अपने आप में न्यूट्रॉन्स को इतनी एनर्जी देना थोड़ा टफ काम हो जाता है। ठीक है, तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 पे जैसे स्ट्राइक करा तो हमें क्या मिला, हैवियर न्यूक्लियाई। हैवियर है क्या, ये हैवियर है क्यों, क्योंकि मास नंबर क्या है, ज्यादा है यूरेनियम का। तो हैवियर न्यूक्लियाई किसमें टूटा, लाइटर न्यूक्लियाई में, यानी कि हल्के नाभिकों में। प्लस हमें 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं प्लस कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये ब्लॉक डायग्राम भी आप बना सकते हो। इस ब्लॉक डायग्राम से सारी की सारी डेफिनेशन क्लियर होती है। देखो मैंने पहले आपको स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ही बताए थे, क्योंकि मैंने तब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया था, ना 238 का, ना 234, ना 235 का, कि यूज किसको करना है। 238, 234, 235 मतलब मैं यूरेनियम 238, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 की बात कर रही हूँ। ठीक है,
तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स ने क्या किया, जब यूरेनियम 235 पे स्ट्राइक करवाए तो एक हैवियर न्यूक्लियाई था जो कि वो टूट गया किसमें, 2 लाइटर न्यूक्लियाई में। और वो लाइटर न्यूक्लियाई क्या है, एक बेरियम है और एक क्रिप्टोन है। क्रिप्टोन होता है 36, 92 और ये होता है 56, 141। ठीक है, इनके अंदर टूट जाता है। और टूटता क्यों है, इसका रीजन आपको पता ही है कि बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू, इनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी मैं अभी बता भी चुकी हूँ कि इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू यानी बेरियम और क्रिप्टॉन की कितनी आती है, दोनों की एवरेज इकट्ठी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। और जो यूरेनियम है उसकी 7.6 होती है। तो जो काम अपने को चाहिए था कि बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, ऐसे टूटे, तो वो काम ये दोनों कंप्लीट करवा रहे हैं। जो मैंने ये वाली रिएक्शन दी है ना, इस रिएक्शन में भी इन दोनों प्रोडक्ट्स का रिएक्टेंट की कंपैरिजन में बाइंडिंग एनर्जी कुछ ज्यादा ही आती है। ठीक है, तो अभी अपने करते हैं कि एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे होती है। तो देखो मास डिफेक्ट 200 मेगा वोल्ट निकालने के लिए मैंने कुछ चीजें ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखी हैं। पेपर में आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि 200 मेगावाट इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकलती है। वो कैसे निकलती है वो बता रही हूँ कि देखो एक चीज ये मैंने पहले से लिख ली है, ये वाली चीजें कि मैंने मास ऑफ यूरेनियम 235 लिखा, ये सब फिक्स है। सबसे पहली बात ये है, जिसका भी मैंने मास लिखा है वो फिक्स है। मैं जानती हूँ इतने सारे नंबर्स याद करने मुश्किल पड़ेंगे आपके लिए, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप 200 मेगावाट इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई कैसे, मैं उस चीज को बताने के लिए मैंने ये चीजें लिखी हैं। अगर आपसे याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप रफली याद कर लेना कि टोटल कैसे निकलना चाहिए। ठीक है, नहीं तो 200 मेगावाट आता है, एग्जाम में नहीं आता ये चीज आपकी कि 200 मेगावाट आता है, प्रूफ करो। तो ये मैंने बताने के लिए ऑलरेडी लिख लिया कि यूरेनियम 235 का मास कैसा आएगा, 235 पॉइंट समथिंग। ठीक है, न्यूट्रॉन पे एक ही न्यूक्लियन था 1 पॉइंट समथिंग आ गया, तो 236 का यानी जो रिएक्टेंट लिए हैं, अभिकारक लिए हैं, यूरेनियम क्या है, यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन यूरेनियम 92 236 बना। यानी कि ये मेरे क्या है, अभिकारक ही है ना, रिएक्टेंट्स ही है ना, जिनसे मैंने क्या किया, अभिक्रिया करवाई है, यही होता है ना। और जो मिलता है एंड रिजल्ट उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जो अभिकारक था यानी कि यूरेनियम 235 की कितनी आया मास, 235 पॉइंट समथिंग, यानी 235 नंबर न्यूक्लियन था पॉइंट समथिंग। N01 है तो 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 236 का क्या आ जाएगा, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड किया तो आएगा ये चीज। ठीक है, फिर आया बेरियम का, इसके अंदर क्या आता है 141, कुछ ना कुछ मास में डिफेक्ट आता है, उसकी वैल्यू आई है 200 मतलब 140 पॉइंट समथिंग। क्रिप्टॉन का क्या होता है 92 होता है 36 और इसकी 56, तो ये 92 होता है तो 91 पॉइंट समथिंग। मास डिफेक्ट के कारण कुछ ना कुछ मास कम आया। तो यहाँ पे देखो 3 न्यूट्रॉन्स था, तो उनका मैंने क्या किया, एक न्यूट्रॉन से 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल मास ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, तो वो है इतना। तो मैंने जब इसको और इसको जोड़ा, मतलब जितने भी प्रोडक्ट थे, ये प्रोडक्ट ही बने ना एंड में, उन सबको जोड़ा तो मेरे पास आया ये। अगर मेरे पास ये आया तो मुझे पता है मास डिफेक्ट कितना आएगा। मास डिफेक्ट होता क्या है, द्रव्यमान क्षति, यानी कि मास में कितनी कमी आई है। तो यहाँ पे मैं मास डिफेक्ट निकालूं तो मैंने जैसे इस कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि इसका तो एज इट इज आ जाता है, लेकिन इसके अंदर मास क्या होता है, कुछ ना कुछ कम आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 किलो यूरेनियम लिया, ठीक है, और बाद में बेरियम और क्रिप्टॉन को और इन सबको जब तोला तो वो मान लो 9 किलो बना, तोलते नहीं है मैं बता रही हूँ, मान लो 9 किलो बना, तो उस केस में अगर मेरे को एनर्जी निकालनी है ना तो E = डेल्टा m × c²। ठीक है, AMU में नहीं निकाल रही, मैं जूल में निकाल रही हूँ। अगर AMU में निकाल रही होती तो 931 का मैं गुना करती। ठीक है, अगर मैंने जूल में निकाली हो तो मुझे मास डिफेक्ट पता है 10 - 9 एक ही आया है ना, द्रव्यमान क्षति, तो c² कितना आता है 3 × 10⁸, तो इसका स्क्वायर तो मतलब आया कितना 9 × 10⁻16 जूल। मतलब ये एनर्जी आई क्यों, इस द्रव्यमान के अंदर जितनी कमी होती जा रही है ना, उसी बेस पे आई है ना, तो इसीलिए मैंने वो सारे के सारे मास लिखे हैं। ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बता चुकी थी। ठीक है, तो ये मेरा मास आया इन दोनों का। अगर मेरे को मास इफेक्ट निकालना तो मुझे पता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दूं, यानी कि 236, ये 235 ही है क्या, 235.8373 माइनस 236, सॉरी जितना मास में कमी आई है, मास में कमी तो प्रोडक्ट्स का मास कम हो रहा है ना, इधर भी 9 kg गया,
सिमिलरली यहाँ पे भी उत्पादों का द्रव्यमान कम हो रहा है, यानी 236.0541 माइनस 235.8373, तो इसकी वैल्यू आती है 0.2168 मेगा AMU के इक्वल आती है। ठीक है, मतलब मास, रिड्यूस मास कितना कम हो गया, वो इतना हुआ 0.2168 AMU के बराबर। तो मेरे को जब एनर्जी AMU में निकालनी है तो मैं कितना निकालती हूँ, यानी कि जो मैं रिएक्शन के अंदर लिखती जा रही हूँ कि एनर्जी देखो Q मिली, Q की वैल्यू मैंने आपको बताई 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसी एनर्जी को निकालना है। मैंने वो एनर्जी निकलेगी कि किसके इक्विवेलेंट, शुरू में बताया था कि मास में जितनी कमी होगी उतनी ही एनर्जी मिलेगी, क्योंकि आइंस्टीन के फॉर्मूले से पता चलता है मास एंड एनर्जी बोथ आर कन्वर्टिबल। अगर दोनों एक दूसरे में बदल सकते हैं तो जितना मास में कमी उतनी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, एक बार इसको साफ इरेज कर रही हूँ। तो मैंने डेल्टा एम तो निकाल लिया, मास में कितनी कमी आई है, तो एनर्जी ई में अगर AMU से मेगा मेरे को AMU की वैल्यू पता है, जितनी मास में कमी उसके इक्विवेलेंट क्या आया एनर्जी, डेल्टा एम इतना है, तो मतलब एनर्जी भी ऑलमोस्ट ऐसी सी होगी। तो एनर्जी निकालनी है, जो Q मैं हीट लिख रही हूँ या Q एनर्जी में लिख रही हूँ बार बार कि Q निकली, या रिएक्शंस जब भी मैंने लिखवाई है वहां पे मैंने लिखी एनर्जी Q निकली, तो उसी Q की वैल्यू रखते हैं, Q की वैल्यू निकालते हैं, तो वो डेल्टा एम की इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो डेल्टा एम की वैल्यू क्या है 0.2168 AMU। तो मुझे 1 AMU की वैल्यू मैं आपको फाइंड आउट प्रीवियस लेक्चर्स में करवा चुकी हूँ, तो उसकी वैल्यू आप ध्यान रख लेना, वो आती है 931.5 आती है, लेकिन अब यहाँ पे हम 0.5 को ऊपर नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो 1 AMU की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो 0.2168 इंटू 931, मैं 0.5 पेपर नेग्लेक्ट कर रही हूँ, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो आप ये चीज देखो कि एक यूरेनियम टूटा, एक यूरेनियम 235 के ऊपर जैसे ही सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाया, तो उस एक न्यूट्रॉन ने हमें क्या दिया, बेरियम दिया प्लस क्रिप्टॉन दिया, स्टेबल कंपाउंड दिया, मतलब स्टेबिलिटी मिल गई, है ना। यानी कि जो हमारा काम था कि बाइंडिंग एनर्जी बढ़नी चाहिए वो हमने बढ़ा ली, प्लस हमें क्या मिले, 3 न्यूट्रॉन्स मिले, प्लस हमें एनर्जी मिली कितनी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 200 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ज्यादा एनर्जी एक ही यूरेनियम के टूटने से। इसका मतलब क्या हुआ, एक यूरेनियम टूटा ऑलमोस्ट 10⁸ जितनी 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ज्यादा होता है, इतनी एनर्जी रिलीज हुई। इसीलिए यूरेनियम जैसे एलिमेंट्स को यूज किया जाता है उसको तोड़ के बॉम्ब ब्लास्ट बनाने में। अब देखो 3 न्यूट्रॉन मिले, ये जो न्यूट्रॉन होते हैं ना इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो सबसे पहले ये कि हाई एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स को कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि वो क्यों यूज करते हैं। एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, जैसे कैरम बोर्ड खेलते हो तो अगर सारी की सारी गीटियां जो है आप सेंटर में ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख दो, ठीक है, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स यानी कि 238 वाली एक बार और उसके ऊपर चलते हैं, या यहाँ पे न्यूट्रॉन की एनर्जी ज्यादा आती है, उसको स्लो डाउन करना पड़ता है। उसको स्लो डाउन करने का रीजन बताती हूँ कि अगर हम न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को, यानी कि ये जो न्यूट्रॉन मिलते हैं इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, हाई एनर्जी, तो इनको हमें क्या करना पड़ता है, स्लो डाउन करवाना पड़ता है। अब उसका रीजन ये होता है कि स्लो डाउन करवाना क्यों पड़ता है, उसके लिए जिनका यूज किया जाता है उसको बोलते हैं मंदक, यानी कि मॉडरेटर्स बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है, मॉडरेटर्स, मंदक का यूज करते हैं। उसका क्यों करते हैं, उसका रीजन ये होता है, मान लो आपने क्या किया, कैरम बोर्ड खेल रहे हो, जो कैरम बोर्ड के अंदर वो जो सर्कल सा बना होता है सेंटर में, जिसके ऊपर आप सारी अपनी गीटियां रखते हो, आप मान लिया तो आपने सारी की सारी गीटियां से एक दूसरे के ऊपर रख दी, ठीक है। अब जो न्यूट्रॉन्स हैं वो है मेरा हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स, यानी कि मैंने क्या किया, न्यूट्रॉन्स से की एग्जांपल से बता रही हूँ, इनको स्लो डाउन क्यों करवाना पड़ता है। मान लो कि वो स्ट्राइकर, ठीक है, उसको मैंने बहुत ज्यादा स्पीड से यहाँ पे क्या किया, उसको पुश किया। अगर मैं बहुत ज्यादा स्पीड से पुश करूंगी, मुझे पता है स्ट्राइकर आएगा और जिन गीटियों को टच करेगा उनको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। और आपने ये चीज देखी होगी कि बाकी सारी की सारी गीटियां एज इट इज उस कैरम बोर्ड के ऊपर वापस वैसे के वैसे सेट हो जाती है, बीच में से 2-3 गीटियां को निकाल देंगे, मतलब इस प्रोसेस को बोलते हैं पंचरिंग, यानी कि पंचर कर दिया। तो अगर ये हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स को हम वैसे ही चलते रहने देंगे रिएक्शन में,
तो वो पंचरिंग करेगा, मतलब यूरेनियम 235 जो है ना उसके नाभिक में से होके निकल जाएगा। न्यूट्रॉन आया, स्ट्राइक केस की एनर्जी इतनी ज्यादा हाई होगी कि वो वापस वैसे के वैसे निकल जाएगा, और यूरेनियम का जो न्यूक्लियस होगा 235 का, उसका जो मेन काम है हमें विखंडन करवाना है, वो कभी होगा ही नहीं। इसीलिए इनको स्लो डाउन करवाया जाता है ताकि थर्मल न्यूट्रॉन्स ही रहें। अगर थर्मल न्यूट्रॉन रहेंगे तो वो क्या करेंगे, इस के ऊपर जैसे स्ट्राइक करेंगे तो इस यूरेनियम को बेरियम और क्रिप्टॉन या फिर जिनोन और स्ट्रोंशियम में तोड़ देगा। ठीक है, तो इन न्यूट्रॉन्स को अगर आपसे कोई पूछे कि रिएक्शन के अंदर जो न्यूट्रॉन्स बने 3 न्यूट्रॉन्स वो हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको स्लो डाउन करने के लिए मंदक की जरूरत क्यों पड़ती है, तो उसका रीजन एक बहुत अच्छा रीजन है, वो पंचरिंग मतलब हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन ये जो 3 बने ये टकराए जाएंगे, स्ट्राइक करेंगे, यूरेनियम के अंदर में से होके निकल के आ जाएंगे बिना यूरेनियम को तोड़े। ठीक है, उसको बोला जाता है पंचरिंग। तो आज तो अपने कुछ खास मतलब थोड़ा बेस बनाया है कि यूरेनियम किस तरीके से टूटता है या क्या रिएक्शंस होती है, क्यों 200 मेगावाट एनर्जी निकली, या यूरेनियम को तोड़ने के लिए हमने अगर सिर्फ न्यूट्रॉन्स का यूज क्यों किया, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या और भी बहुत सारे एग्जांपल थे, तो ऐसे एलिमेंट ना लेके ये क्यों लिए यूरेनियम 235 और 38 में से हम 238 को यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये इसका रीजन है। आज बाकी स्टेबिलिटी कंडीशन मैं आपको कल करवाऊंगी, फिर वो आज जाएगी सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला के बेस पर, आई थिंक वो पेपर में आई हुई है तो उसको हम कल करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।